Welcome back to Law Vista. In this video, we are going to study Section 27 of Maharashtra Rent Control Act of 1999. Section 27 पढ़ने पे लगता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आता है. But in this video, we are going to study it with the example और जो इसके provisions है वो भी हम एक एक करके समझेंगे. तो सेक्शन 27 में बात होती है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अलॉटी टू बिकम टेनेंट ऑफ प्रीमाइसेस रिक्विजिशन और कंटिन्यूड अंडर रिक्विजिशन. तो सेक्शन 27 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अलॉटी टेनेंट बन जाते हैं उन प्रीमाइसेस के जो कि रिक्विजिशन की गई है बाय दी गवर्नमेंट. तो इसको समझने के पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं. लेट्स से कि मिस्टर देशमुख है, एक प्रॉपर्टी के ओनर है वो, और उनके पास में एक फ्लैट है मुंबई में. वो फ्लैट उनके पास में 1990 के अंदर है, मतलब 1990 में उनके पास मुंबई के अंदर एक फ्लैट है. अब वो स्टेट गवर्नमेंट उनसे वो फ्लैट ले लेती है और वो मिस्टर कुलकर्णी को दे देती है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है. ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने मिस्टर देशमुख के पास से जो फ्लैट है उसे ले लिया है और मिस्टर कुलकर्णी को दे दिया है, हु इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ये होता था बाय द लैंड रिक्विजिशन एक्ट ऑफ 1948. उस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती थी, जो प्रॉपर्टीज होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती थी, उन्हें रिक्विजिशन करती थी, उनका रिक्विजिशन करती थी. तो रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जो टेम्पररी टेक ओवर होता है बाय द गवर्नमेंट. किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का टेक ओवर करती है गवर्नमेंट और उसे किसी पब्लिक पर्पस के लिए यूज करती है, उसे हम रिक्विजिशन कहते हैं. तो रिक्विजिशन के थ्रू गवर्नमेंट ने ये प्रॉपर्टी ली और मिस्टर कुलकर्णी को दे दी, और रिटर्न में क्या मिलता था, कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन दिया जाता था बाय द गवर्नमेंट टू द पर्सन जहां से वो प्रॉपर्टी ली गई है. लेकिन उसके बाद में जो हमारा लैंड रिक्विजिशन एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट होता है, और 7 दिसंबर 1996 के बाद जो अमेंडमेंट वाला एक्ट है वो एनफोर्समेंट में आता है. उसके थ्रू क्या होता है, उस एक्ट के थ्रू अब क्या माना जाएगा कि जो मिस्टर कुलकर्णी है यानी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जिन्हें गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी दी है वो टेनेंट मान लिए जाते हैं. किसके टेनेंट मान लिए जाते हैं, मिस्टर देशमुख के. यानी कि 7 दिसंबर 1996 के पहले सिचुएशन क्या थी कि गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर्टी ली और एक गवर्नमेंट ऑफिसर को दे दी किसी पब्लिक पर्पस के लिए. तो ये पर्सन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है और गवर्नमेंट ने इसके बिहाफ में इन्हें कॉम्पनसेशन दिया है. लेकिन अब 7 दिसंबर 1996 के बाद सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये एक्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि जो पर्सन है जिसके पास से प्रॉपर्टी ली गई है वो लैंडलॉर्ड हो जाएगा और जिसको दी गई है वो टेनेंट मान लिया जाएगा, इसीलिए वो डीम्ड टेनेंट हो जाता है. यही बात हमें सेक्शन 27 बता रहा है कि जब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अलॉटी टेनेंट मान लिए जाते हैं, वो सिचुएशन के बारे में सेक्शन 27 बात करता है. यानी कि 7 दिसंबर 1996 के बाद मिस्टर कुलकर्णी जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट किए जाएंगे एज अ टेनेंट अंडर दी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट. और जो मिस्टर देशमुख है यानी जो लैंडलॉर्ड है वो लैंडलॉर्ड हो जाते हैं और मिस्टर कुलकर्णी टेनेंट हो जाते हैं. उसके बाद में एक और चीज़ हम यही समझ लेते हैं कि अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अब मिस्टर देशमुख को कितना रेंट मिलेगा, व्हाट विल बी द अमाउंट जो मिस्टर कुलकर्णी मिस्टर देशमुख को देंगे. तो वो अमाउंट हमें सेक्शन 27 बताता है कि जो कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट ने पहले दिया था, कुछ कॉम्पनसेशन देती थी ना, हमने पहले पढ़ा कॉम्पनसेशन दिया जाता था बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट पर्सन जिसके पास से प्रॉपर्टी ली गई है. तो वो कॉम्पनसेशन का जो अमाउंट है वही हो जाता है बाद में रेंट. उसी अमाउंट को एज अ रेंट कैलकुलेट करके लैंडलॉर्ड को दिया जाता है. अब हम लाइन बाय लाइन सेक्शन 27 पढ़ते हैं. सेक्शन 27 क्या कहता है, ऑन 7 दिसंबर 1996 दैट इज द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द बॉम्बे रेंट्स होटल एंड लॉजिंग हाउस रेट कंट्रोल बॉम्बे लैंड रिक्विजिशन एंड बॉम्बे गवर्नमेंट प्रीमाइसेस एक्ट ऑफ 1996. ये अमेंडमेंट वाला एक्ट है जो 1996 में पास किया गया. और 7 दिसंबर 1996 की डेट क्यों ली गई है, क्योंकि इस दिन पे ये जो एक्ट है वो फोर्स में आता है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमाइसेस रिक्विजिशन और कंटिन्यूड अंडर रिक्विजिशन अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 7. अब हमने सेक्शन 7 में डेफिनेशन पार्ट में पढ़ा था गवर्नमेंट अलॉटी. तो गवर्नमेंट अलॉटी हमने कैसे पढ़ा था कि अगर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रॉपर्टी रिक्विजिशन करके दी है तो उस प्रॉपर्टी पे उस डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफिसर इंचार्ज होता है, वो गवर्नमेंट अलॉटी बन जाता है. ये हमने पढ़ा था.
उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर प्रीमाइसेस रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी जाती है तो उस केस में जिस पर्सन को दी गई है वो पर्सन या उसके लीगल हायर, अगर उस पर्सन की डेथ हो गई है तो वो पर्सन जो हो जाते हैं वो गवर्नमेंट अलॉटी हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। यही बात हमें सेक्शन 27 में बताई जाती है कि सेक्शन 7 क्लॉज 2 में जो हमने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट अलॉटी जिसको प्रीमाइसेस जो है वो दी गई है, तो ये दोनों ही लोग शाल नॉट विथ स्टैंडिंग एनी ऑर्डर डिक्री, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कोई भी जजमेंट है, डिक्री है, ऑर्डर है, जहां पे अगर कॉन्ट्ररी बातें की गई है तो उसको भी ये बाईपास करके, ओवर रूल करके ये सेक्शन 27 हमें बता रहा है कि जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट अलॉटी है वो लोग फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द टेनेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड क्या कंसिडर कर लिए जाएंगे, डीम्ड कर लिए जाएंगे कि वो लोग इस एक्ट के लिए जो लैंडलॉर्ड है, जो पर्सन है, उसके टेनेंट बन गए। तो जब एक बार लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश होता है, यानी कि जो लैंडलॉर्ड के राइट्स है या जो टेनेंट के राइट्स है, साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है और टेनेंट की ड्यूटी है वो भी फोर्स में आ जाती है। यही बात हमें नीचे बताई जाती है दैट the rights of the landlord including his right to recover possession of the premises from such tenant on any of the grounds mentioned in section 16 और in any other section। यानी कि जो लैंडलॉर्ड का पावर था, लैंडलॉर्ड का एक राइट था जो हमने सेक्शन 16 में पढ़ा है, जो जिस राइट के थ्रू लैंडलॉर्ड कैन रिकवर द पोजेशन फ्रॉम द टेनेंट, वो राइट भी लैंडलॉर्ड एक्सरसाइज कर सकता है। कौन सा लैंडलॉर्ड? जिसके पास से प्रॉपर्टी रिक्विजिशन की गई और किसी पर्सन को दी गई किसी पब्लिक पर्पस के लिए, लेकिन 7 दिसंबर 1996 के बाद वो पर्सन जो है वो टेनेंट मान लिया गया, उस पर्सन का जिसके पास से प्रॉपर्टी ली गई थी, और वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों का रिलेशनशिप जो है एक एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद में जो लैंडलॉर्ड का राइट है टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, मैं बता रही हूँ जो भी राइट हमने इस एक्ट में पढ़े थे जो लैंडलॉर्ड के पास होते हैं, जो फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट के लिए वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, परमिटेड इंक्रीज के लिए वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि व्हाट कुड बी दी स्टैंडर्ड रेंट, कोर्ट फिक्स करे, ऐसे जो राइट्स है लैंडलॉर्ड के, उसके लिए वो कोर्ट के पास जा सकता है, उस राइट को वो एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दी ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ अदर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टेनेंसी, उस टेनेंसी को लेकर जितने भी रेलेवेंट प्रोविजंस, रेलेवेंट एप्लीकेशन वगैरह हैं, ऑपरेशंस है जो है वो इस रिलेशन पे भी अप्लाई होंगे, जहां पर एक टेनेंट को डीम्ड टेनेंट मान लिया गया है, उस पर्सन को जो गवर्नमेंट अलॉटी है या फिर वो गवर्नमेंट है, इन केस ऑफ जो हमने डेफिनेशन पार्ट में पढ़ा था। यहाँ तक आई होप सेक्शन 27 आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्रक्स जो सेक्शन 27 का है वो क्या हो सकता है कि पहले बिफोर 7 दिसंबर 1996 सिचुएशन क्या थी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी हाउस का, प्रीमाइसेस का पोजेशन लेती थी और वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिक्विजिट कर देती थी, और जो लैंडलॉर्ड होता था उसके राइट्स बहुत क्वेश्चनएबल होते थे, उन्हें कॉम्पनसेशन मिल जाता था और उनके पास कोई राइट नहीं होता था। बट आफ्टर 7 दिसंबर 1996 जो पर्सन है, जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या जिस पर्सन को दिया गया है एज अ गवर्नमेंट अलॉटी, वो पर्सन एक लीगल टेनेंट बन जाता है और उसे रेंट पे करना पड़ेगा। राइट्स ऑफ रिकवरी का जो लैंडलॉर्ड के पास में राइट है वो आ जाता है। सेक्शन 16 के अंदर जो लैंडलॉर्ड के पास में जितने राइट्स है टू रिकवर द पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस, वो सारे ही लैंडलॉर्ड एक्सरसाइज कर सकता है। आई होप कि सेक्शन 27 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल।